हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी कश्मीर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। चुनाव आयोग एआई के इस्तेमाल पर गाइडलाइन बना रहा, प्रयोग के नियम तरीके तय होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में झलक दिखेगी। चुनाव प्रचार के लिए कंटेंट तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की भूमिका तेजी से बढ़ रही है, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग इसके दुरुपयोग पर रोक लगाने और बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए गाइडलाइन बना रहा है। इसकी झलक बिहार विधानसभा चुनाव में दिख सकती है। सूत्रों ने बताया कि राजनीतिक दलों, मीडिया और सोशल मीडिया के लिए जनरेटिव एआई संबंधित कंटेंट के बारे में बताना होगा। प्रचार में एआई के इस्तेमाल के नियम और तरीके साफ किए जाएंगे। फेक और डीप फेक प्रचार, वीडियो और ऑडियो के बारे में भी दिशा निर्देश बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि इसका मकसद एआई कंटेंट का इस्तेमाल करके मतदाताओं को भ्रमित या फिर उनकी पसंद को गलत तरीके से प्रभावित न किया जा सके। इसके साथ ही ये भी करने की कोशिश की जाएगी कि मतदाताओं की निजता या चुनाव की निष्पक्षता पर आंच न आए। एयर होस्टेस की मेडिकल जांच करवाएगी हरियाणा सरकार, डॉक्टरों का बोर्ड बनेगा। गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में डिजिटल दुष्कर्म का केस। खबर है कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में बंगाल की एयर होस्टेस से छेड़छाड़ केस में हरियाणा सरकार की एंट्री हो गई है। एयर होस्टेस का मेडिकल करवाया जाएगा और गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ डॉक्टर अलका सिंह डॉक्टर का बोर्ड बनाएंगे। वहीं शाम को मेडिकल करवाया जाएगा। आपको बता दें कि उधर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने सीएमओ से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद डॉक्टर अलका सिंह ने मेदांता अस्पताल में इलाज की डिटेल मंगवाई है। उन्होंने एडमिट होने से लेकर डिस्चार्ज तक की हिस्ट्री मांगी है और स्वास्थ्य मंत्री को ये सारी डिटेल देनी है। बता दें कि इस केस में जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंच रही है और पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने 6 मेंबरों की एक एसआईटी गठित की थी। इसकी अगुवाई डीसीपी हेडक्वार्टर डॉक्टर अर्पित जैन करेंगे। वह खुद भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं। तमिलनाडु के मंत्री का महिलाओं और हिंदू तिलक पर अश्लील कमेंट। मद्रास हाईकोर्ट बोला, लगता नहीं है कि जुबान फिसली थी, पुलिस एफआईआर करे नहीं तो एक्शन होगा। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के वन मंत्री के पोनमुडी से शैव और वैष्णव और सामान्य रूप से महिलाओं के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अश्लील कमेंट करने पर सवाल किया गया है। कोर्ट ने माना कि तमिलनाडु पुलिस ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी किए जाने के खिलाफ 2023 में ली गई रिव्यू पिटीशन की सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान जज ने महाधिवक्ता पीएस रमन को बुलाया और पोनमुडी की अश्लील और निंदनीय टिप्पणी पर नाराजगी जताई। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला देते हुए जज ने कहा कि ऐसा लगता है कि मंत्री ने पूरे होशो हवास में ये बातें कही थी। ऐसा नहीं लगता कि उनकी जुबान फिसली थी और उन्होंने सार्वजनिक मंच से माफी मांगकर पूरे मामले को दरकिनार कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को चेतावनी दी है कि या तो तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें या फिर अवमानना का सामना करें। मामले की अगली सुनवाई अब 23 अप्रैल को होगी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हिसार की रीना ने मांगी नौकरी। सीएम सैनी को लेटर लिखकर कहा, यूरोप एशिया की चोटियों पर फहराया देश का तिरंगा। हरियाणा की सबसे तेज 2 चोटियों पर चढ़ने वाली रीना भट्टी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने हरियाणा सरकार से ग्रुप ए की सरकारी नौकरी की मांग की है। इसके अलावा रीना ने कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट की तरह सीएम सैनी से 4 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की भी मांग की है। रीना ने अपनी मांग को लेकर सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर सीएम सैनी को ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि मैंने गर्व से प्रदेश और देश का नाम ऊंचा किया है। जिस तरह आप बेटियों के हित में प्रगतिशील फैसले ले रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी उपलब्धियों को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। रीना भट्टी हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं और उनके पिता ट्रैक्टर मैकेनिक हैं। पति को जिस सांप से डसवाया उसके दांत ही नहीं थे। नीला शरीर नहीं पड़ने से शक बढ़ा। मेरठ में पोस्टमार्टम से पत्नी बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। खबर है कि यूपी के मेरठ में पति की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और फिर उसे छिपाने के लिए पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने पति की डेड बॉडी को सांप से कटवा दिया। दोनों इसमें करीब करीब सफल भी हो गए थे, लेकिन उनकी साजिश पर पानी फिर गया।
दरअसल सांप को पकड़ने के लिए सपेरे को बुलाया गया और उन्होंने मौके से वाइपर सांप को पकड़ा है, लेकिन उसे देखकर बता दिया कि उसके दांत के नीचे जहर की थैली है ही नहीं, उसे निकाल लिया गया है। यानी कि उसे सांप के काटने से इंसान मर ही नहीं सकता। अमित के शरीर पर जिस तरह की चोटों के निशान थे वो भी बहुत अजीबोगरीब थे। शरीर भी नीला नहीं पड़ रहा था और जैसे जहर फैलने के केस में आमतौर पर होता है, यहीं अमित के घर वालों का शक गहराता चला गया। इसके बाद परिवार ने पोस्टमार्टम करवाने का फैसला किया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरी तस्वीर साफ हो गई। गला घोटकर हत्या करने की पुष्टि हुई है और हत्या करने वाली मृतक की पत्नी ही निकली है। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति अमित की हत्या की थी। वक्फ कानून को लेकर 5 याचिकाओं पर 5 मई को सुनवाई, नियुक्तियां रोकी, केंद्र से 7 दिन में मांगा जवाब। जेपीसी अध्यक्ष बोले, रिपोर्ट असंवैधानिक हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। बता दें कि वक्फ विधेयक के असंवैधानिक होने के सवाल पर बीजेपी नेता और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि अगर समिति की रिपोर्ट कानूनी रूप से गलत पाई जाती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने विपक्ष के धार्मिक भेदभाव फैलाने के दावे और वक्फ संपत्तियों और बोर्ड की सदस्यता के बारे में चिंताओं को नकारते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक निकाय नहीं है, बल्कि एक कार्यकारी निकाय है, एक वैधानिक निकाय है जो सिर्फ संपत्तियों की देखभाल करता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं को लेकर एक अहम निर्देश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी, जबकि बाकी के तकरीबन 65 याचिकाओं को हस्तक्षेप या पक्षकार याचिकाओं से जोड़ दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी फैसला अदालत में ज्यादा भीड़ और कार्यवाही के दौरान होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। कोर्ट ने यह भी बताया कि जिन 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी उन्हें खुद याचिकाकर्ताओं ने आपसी सहमति से नामित किया है, ताकि सभी की बात सामने रखी जा सके और सुनवाई व्यवस्थित ढंग से हो सके। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 9 महिला नक्सली भी शामिल। खबर है कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में गुरुवार को 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें 9 महिला नक्सली शामिल हैं। सीआरपीएफ के डीआईजी आनंद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि इनमें से 2 नक्सलियों पर 8 लाख रुपए और 2 पर 5 लाख रुपए का इनाम था। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की प्रभावी तैनाती, कैंपों का विस्तार और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि ये अब मुख्य धारा में आकर समाज के लिए सकारात्मक काम करेंगे। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार की योजनाओं के तहत पुनर्वास और लाभ भी दिए जाएंगे। प्रशासन ने इसे क्षेत्र में शांति की दिशा में अहम कदम बताया है। जापानी महिला अधिकारी से छेड़छाड़ के मामले में हुई कार्रवाई, यौन शोषण का आरोपी जेएनयू प्रोफेसर बर्खास्त हुआ। पहले भी कई शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू ने यौन शोषण के गंभीर आरोपों के चलते अपने एक सीनियर प्रोफेसर को बर्खास्त कर दिया है। ये घटना कुछ महीनों पहले विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के दौरान घटी थी, जिसमें जापानी दूतावास की महिला अधिकारी के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित महिला ने जापान लौटने के बाद शिकायत दर्ज करवाई थी, जो भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय की तरफ से विश्वविद्यालय पहुंची थी। जेएनयू की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आईसीसी ने जांच के बाद आरोपों को सही पाया और फिर विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने प्रोफेसर की सेवाएं सभी लाभों समेत समाप्त करने की सिफारिश की। प्रोफेसर पर यह पहला मामला नहीं था। विश्वविद्यालय ने बताया कि आरोपी प्रोफेसर पर पहले भी कई शिकायतें मिल चुकी हैं। हालांकि आरोपी प्रोफेसर को अपील का अधिकार है और उसके नाम और डिपार्टमेंट की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के 27.5 करोड़ के शेयर हुए जब्त। डालमिया सीमेंट के 793 करोड़ रुपए की जमीन भी अटैच हुई। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी की कार्यवाही। बता दें आपको कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी की 27.5 करोड़ रुपए के शेयर अस्थायी रूप से जब्त कर लिए गए हैं। ये कार्यवाही मनी लॉन्ड्रिंग के 14 साल के पुराने मामले में की गई है, जिसमें क्विड प्रो क्वो यानी कुछ पाने के बदले कुछ देना निवेश होने के आरोप हैं। आपको बता दें कि ईडी की हैदराबाद टीम ने जगन की 3 कंपनियों कार्मेल एशिया होल्डिंग्स, सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और हर्षा फर्म के निवेश को जब्त किया है और इसके अलावा डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड डीसीबीएल की करीब 377.2 करोड़ रुपए की जमीन भी जब्त की गई है। डीसीबीएल के मुताबिक ये जमीन 793.3 करोड़ रुपए की है। ये मामला दरअसल 2011 में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए एक केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप है कि डीसीबीएल ने रघुराम सीमेंट्स लिमिटेड जगन मोहन रेड्डी से जुड़ी हुई कंपनी में 95 करोड़ रुपए के निवेश किए थे। इसके बदले में जगन ने अपने पिता तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के प्रभाव का इस्तेमाल करके डीसीबीएल को आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 407 हेक्टेयर की खनन लीज पर दिलवाई थी।
हरियाणा तेलंगाना के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी एससी आरक्षण में सब कोटा अध्यादेश जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया कदम। आंध्र प्रदेश ने अनुसूचित जातियों यानी एससी आरक्षण के भीतर आरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी किया है। राज्य में कुल 59 एससी जातियों को 15% का आरक्षण मिलता है और पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी कोटे में कोटा देने की अनुमति दी थी। बता दें कि आंध्र प्रदेश के अध्यादेश में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए एससी जातियों को 3 ग्रुप में बांटा गया है। इसमें चंदाला, पाकी, रेल्ली, डोम जैसी 12 जातियों को 1% आरक्षण के साथ ग्रुप 1, चमार, मादिगा, सिंधोला, मातंगी को जैसी जातियों को 6.5% आरक्षण के साथ ग्रुप 2 में और माला, अधि, आंध्र, पंचमा जैसी जातियों को 7.5% आरक्षण के साथ ग्रुप 3 में रखा गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मुर्शिदाबाद रवाना। हिंसा प्रभावित इलाकों और शरणार्थी शिविरों का करेंगे दौरा। ममता बनर्जी ने दौरा टालने की अपील की थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद और मालदा के लिए रवाना हो गए, जहां अगले 2 दिन राज्यपाल प्रभावित इलाकों और शरणार्थी शिविरों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जमीनी स्थिति का जायजा लूंगा और वहां जो कुछ भी हुआ चौंकाने वाला है। किसी भी कीमत पर शांति स्थापित होनी चाहिए। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से दौरा स्थगित करने का अनुरोध किया था। सीएम ममता ने कहा था कि मैं गैर स्थानीय लोगों से अनुरोध करूंगी कि वे अभी मुर्शिदाबाद का दौरा न करें। राज्यपाल से कुछ और दिन प्रतीक्षा करने की अपील करूंगी। स्थिति सामान्य हो रही है और मैंने स्वयं प्रभावित इलाकों का फिलहाल दौरा करने का निर्णय नहीं लिया है। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अध्यक्ष विजया रहाटकर भी हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए मालदा रवाना हो गई हैं। इस हिंसा पर बंगाल सरकार ने गुरुवार कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें ममता सरकार ने दावा किया कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में स्थिति अब नियंत्रण में है। जस्टिस सोमेन सेन और राजा बसु की बेंच ने यहां हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने का अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। वाराणसी सामूहिक दुष्कर्म में पीड़िता का नया चैट, कैफे पहुंच रही हूं। कमिश्नर बोले इंटरनल इंजरी नहीं, अपने दावों में उलझी, अब जांच एसआईटी करेगी। वाराणसी में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। 30 दिन में एसआईटी चार्जशीट दाखिल करेगी और डीसीपी क्राइम प्रमोद कुमार टीम को लीड करेंगे। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्राथमिक मेडिकल रिपोर्ट में लड़की के शरीर पर कोई इंटरनल इंजरी नहीं मिली है। दूसरी रिपोर्ट आने के बाद मामला क्लियर हो जाएगा। एसआईटी जांच में सबूत न मिलने पर अब तक मामले में कोई नई गिरफ्तारी नहीं होगी। आरोपियों के परिजनों का आरोप है कि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कुछ वीडियो और इंस्टा चैट भी दिए हैं। चैट में युवती खुद आरोपी के कैफे आने की बात लिख रही है। वहीं लड़की ने खुद लिखा कि मैं कैफे पहुंच रही हूं। ये चैट 2 से 3 अप्रैल की है, जिस अवधि में लड़की खुद को बंधक बता रही थी। व्यापारियों के लिए बिजली कनेक्शन लेना हुआ अब और आसान। सिंगल विंडो सिस्टम से अप्लाई के साथ ट्रैक भी कर सकेंगे अपने एप्लीकेशन। घर के लिए भी ऑनलाइन प्रोसेस। छत्तीसगढ़ में बिजली कनेक्शन को लेकर उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल व्यापारियों को अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके साथ ही घर के नए कनेक्शन के प्रोसेस को भी ऑनलाइन किया गया है। व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया है। एक वेबसाइट के जरिए आवेदन किया जा सकता है और इसमें कारोबार की डिटेल, कनेक्शन की लोकेशन जैसी कुछ जानकारियां देकर बिजली की सुविधा व्यवसायी आसानी से हासिल कर पाएंगे। मंच टूटने के बाद अब कांग्रेस ने बनाई नई गाइडलाइन। स्टेज पर कुर्सियां नहीं होंगी, सिर्फ डायस होगा। भाषण देकर नेता कार्यकर्ताओं के बीच में बैठेंगे। बता दें कि भोपाल में पिछले महीने यानी 10 मार्च को रंगमहल चौराहे पर किसान कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें विधानसभा घेराव के कार्यक्रम का मंच टूट गया था और इस घटना में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव सिंह, महेंद्र सिंह चौहान, महेंद्र जोशी समेत आधा दर्जन नेता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना को कांग्रेस ने गंभीरता से लेते हुए अब प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर और ब्लॉक लेवल पर होने वाले कार्यक्रमों की गाइडलाइन बनाई है। वहीं कांग्रेस ने पार्टी के सभी विधायकों, सांसदों, जिला अध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों और जिला प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन मंत्रियों और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों को पार्टी के कार्यक्रम की मंच व्यवस्था, स्वागत भाषण, वाहन व्यवस्था और बैक ड्रॉप की गाइडलाइन भेजी है। जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों पर इसे पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। एमपी में भी ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर। इंदौर के शिपिंग यार्ड में 4000 से ज्यादा कंटेनरों का जमावड़ा, 30 से 50% तक किराए में गिरावट।
खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए टैरिफ वॉर का असर इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। टैरिफ बढ़ने से कई देशों का एक्सपोर्ट गिरा है और इस वजह से शिपिंग यार्ड में कंटेनरों की संख्या बढ़ती जा रही है। बता दें कि शिपिंग कंपनियां अपने कारोबार को जिंदा रखने के लिए 30 से 50% तक कम दाम में दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रही हैं। इससे सीधे तौर पर एक्सपोर्ट कंपनियों को फायदा हो रहा है। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि किराए में कमी अस्थायी है। गाड़ियों से 100 रुपए की वसूली करते हुए पुलिसकर्मियों का वीडियो, एसपी ने तीनों को किया सस्पेंड। मंडी के पास ट्रैफिक पुलिस वालों की करतूत। खबर है कि अजमेर शहर के ब्यावर रोड स्थित बकरा मंडी के पास से निकलने वाले वाहनों से वसूली करते हुए पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अजमेर ट्रैफिक पुलिस के 2 कांस्टेबल और एक चालक हर वाहन से रुपए लेते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने इसे गंभीरता से लिया है और तत्काल तीनों को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले की जाँच सीओ ट्रैफिक आयुष वशिष्ठ को दी गई है। वीडियो को कई सोशल मीडिया साइट्स पर डाला गया है, जिसमें यह भी लिखा गया है कि यह वीडियो एक वाहन चालक ने ही अपने मोबाइल फोन से बनाया है। वीडियो में यह दावा किया गया कि बकरा मंडी से गुजरने वाले हर वाहन से ये पुलिसकर्मी 100 रुपए वसूल रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 18 में बनेगा टाइम स्क्वायर, न्यूयॉर्क की तर्ज पर होगा। 10 दिन में शुरू होगा काम। 9.96 करोड़ होंगे खर्च। खबर है कि सेक्टर 18 में भी नोएडा टाइम्स स्क्वायर बनाने की तैयारी तेज हो गई है। आगामी 10 दिनों में इसकी नींव रखने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि एनसीआर में घूमने के लिए ये सबसे खास स्थानों में से एक होगा। सेक्टर 18 को नोएडा का मिनी कनॉट प्लेस भी कहा जाता है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में नामी कंपनियों के मॉल, शोरूम, होटल, बैंक, ऑफिस आदि हैं और यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने व घूमने के लिए आते हैं। सेक्टर को और भी खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर टाइम्स स्क्वायर बनाने का निर्णय पिछले साल ही लिया गया था, लेकिन इसकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब इसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए नोएडा प्राधिकरण ने टाइम्स स्क्वायर बनाने का काम शुरू करने जा रहा है। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क की तर्ज पर बनाया जाएगा और इसमें बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएगी और इसके साथ ही पेडिस्ट्रियन होंगे जिसमें लोग पैदल चल सकेंगे। अलीगढ़ में सास बोली, दामाद के साथ ही रहूंगी। 7 साल का बच्चा बोला, माँ घर चलो। लिपटकर खूब रोई, लेकिन घर जाने को तैयार नहीं। मैं होने वाले दामाद राहुल के साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि पति मेरे साथ मारपीट करते हैं, मुझे प्रताड़ित करते हैं। मुझे पति के पास नहीं जाना। अब जब तक जिंदा रहूंगी राहुल के साथ ही रहूंगी। ये कहना है अपना देवी उर्फ अनीता का। अपना देवी अगर पति जितेंद्र के साथ रहना चाहती है तो जाएं और मेरे साथ रहना चाहती हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है। ये उनका अपना निर्णय होगा। हम खुशी से साथ रहेंगे और पूरा जीवन साथ निभाएंगे। ये कहना है दामाद राहुल का। आपको बता दें कि अपना देवी के पति जितेंद्र ने कहा कि मैं तो पत्नी को अपने साथ रखने को तैयार हूं। राहुल उसको बहला फुसलाकर ले गया था। मेरी पत्नी ने गलती की है तो मैं उसे माफ करने के लिए भी तैयार हूं। बच्चों ने भी मां को माफ कर दिया है। बता दें कि अलीगढ़ में बेटी की शादी से 9 दिन पहले दामाद के साथ भागी सास 16 अप्रैल को लौट आई व 6 अप्रैल को घर से भागी थी। 10 दिनों में 3 राज्यों में छिपती छिपाती कुछ दिन के लिए वो नेपाल भी भाग गई थी और आखिर में जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो सास और दामाद दोनों लौट आए। सीएम नीतीश कुमार ने महिला संवाद कार्यक्रम का किया शुभारंभ। बिहार में 70,000 जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम। सम्राट चौधरी बोले, फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। इसके साथ ही जागरूकता के लिए 50 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अभियान के तहत पहले दिन राज्य के 600 जगहों पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि ये पहल आगामी 60 दिनों तक राज्य भर में चलती रहेगी और कुल 70,000 स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। और इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है। बिहार में सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं को मिला है। संवाद के माध्यम से समस्याओं को जानेंगे, रिपोर्ट के आधार पर उसे दूर करेंगे। इटली के पीएम मेलोनी से मिले डोनाल्ड ट्रंप। बोले, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील 100% होगी, लेकिन इसकी कोई जल्दी नहीं। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की। दोनों के बीच अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच संभावित टैरिफ डील को लेकर बातचीत हुई है। ट्रंप ने कहा कि 27 देशों वाले यूरोपियन संघ से ट्रेड डील 100% होगी, लेकिन इसकी कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर कोई डील करना चाहता है और जो डील नहीं करना चाहते हैं उनके लिए डील हम करेंगे। इस मुलाकात में मेलोनी ने अपने और ट्रंप के कंजर्वेटिव मूल्यों को हाईलाइट करते हुए कहा कि वे पश्चिम को फिर से महान बनाना चाहती हैं। मेलोनी ने यह भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि जल्द ही कोई डील फाइनल हो जाएगी।
ट्रंप बोले, हम चीन से अच्छा सौदा करने जा रहे हैं, कोई भी हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। 2 दिन पहले चीन पर लगाया 245% का टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम चीन के साथ बहुत अच्छा सौदा करने जा रहे हैं। ट्रंप से पूछा गया जब कि क्या अमेरिका को इस बात से परेशान होना चाहिए कि उसके सहयोगी चीन के करीब आ रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा नहीं। बता दें कि अमेरिका ने 2 दिन पहले ही चीन पर 245% का भारी भरकम टैरिफ लगाया था। ट्रंप ने कहा कि कोई भी हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हम चीन के साथ बहुत अच्छा सौदा करने जा रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि चीन अमेरिका के साथ बैठक करने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैक्सिको के राष्ट्रपति के साथ बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है और इसी तरह मैंने जापान के बिजनेस प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की है। चीन समेत हर देश हमसे मिलना चाहता है। बांग्लादेश बोला, पाकिस्तान 1971 के नरसंहार पर माफी मांगे, हमारा 52,000 करोड़ टका भी बकाया दे। 15 साल बाद बांग्लादेश पाकिस्तान की बैठक। खबर है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 15 साल बाद विदेश सचिव स्तर की बातचीत हुई है। इस दौरान बांग्लादेश ने कई अनसुलझे मुद्दे उठाए हैं। बांग्लादेशी विदेश सचिव मोहम्मद जसीम उद्दीन ने पाकिस्तान से 1971 के अत्याचारों के लिए औपचारिक माफी की मांग भी की है। बांग्लादेश ने कहा कि 1971 में जब दोनों देश एक ही थे, पाकिस्तान तब की संयुक्त संपत्ति से बांग्लादेश के हिस्से को 4.3 अरब डॉलर यानी 36,000 करोड़ रुपए या 52,000 करोड़ टका का भुगतान करे और इसके साथ ही 1970 में आए चक्रवात के वक्त बांग्लादेश तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की मदद के लिए मिले हुए 200 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 2400 करोड़ का टका का भी भुगतान करे। आज का सुविचार, बिल गेट्स ने कहा था, अपनी सफलता से खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है कि आप अपनी असफलता से सीख लें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।